स्टूडेंट्स, अब हम हमारे कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था जीएस मिल के आर्थिक विचार, जिसमें हम लोग स्वहित का सिद्धांत, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत, मांग तथा पूर्ति का नियम, इनका अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे मजदूरी का सिद्धांत। जीएस मिल ने मजदूरी से संबंधित परंपरावादी सिद्धांतों का समर्थन किया। मजदूरी के संबंध में उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं। पहला मजदूरी कोष का सिद्धांत और दूसरा जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी कोष का सिद्धांत यह बताता है कि मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों की मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। जहां श्रमिकों की पूर्ति का प्रश्न है तो यह उनकी जनसंख्या द्वारा निर्धारित होता है, और श्रमिकों की मांग पूंजी की उस कोष के आधार पर निर्भर करती है जो मालिकों द्वारा मजदूरी का भुगतान करने के लिए रखा जाता है। अर्थात श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की तरफ से हो रही है, तो यह किस पे निर्भर है? उनकी जनसंख्या द्वारा निर्धारित होता है। दूसरी तरफ श्रमिकों की मांग कौन कर रहा है? श्रमिकों की मांग उत्पादक कर रहा है। तो श्रमिकों की मांग पूंजी के उस कोष के आधार पर निर्भर करती है जो मालिकों द्वारा मजदूरी का भुगतान करने के लिए रखा जाता है। अर्थात अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे मजदूरी की दर बराबर मजदूरी कोष बटे श्रमिकों की संख्या। अर्थात मजदूरी पूंजी के कोष और मजदूरी की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। अतः मिल आदि परंपरावादी अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि मजदूरी केवल दो तरीकों से ही बढ़ाई जा सकती है। मजदूरी कोष को बढ़ाकर, जिसके लिए पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है, या श्रमिकों की संख्या को नियंत्रित करके। तो जहाँ तक प्रश्न मजदूरी कोष में वृद्धि करने का है, तो यह कार्य श्रमिकों की शक्ति के बाहर है, परंतु श्रमिक अपनी संख्या में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करके मजदूरी में वृद्धि कर सकते हैं। इसी तरह मजदूरी का दूसरा सिद्धांत जीवन निर्वाह सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में श्रमिक की मजदूरी केवल मात्र इतनी होगी जिससे कि वह अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। इसका कारण यह है कि यदि दीर्घकाल में मजदूरी की दर अधिक होगी तो श्रमिकों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप मजदूरी पुनः घटकर जीवन निर्वाह सीमा पर आ जाएगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी कम हुई तो जनसंख्या कम हो जाएगी और श्रमिकों की संख्या कम होने से मजदूरी बढ़कर इसी जीवन निर्वाह सीमा पर आ जाएगी। यद्यपि मजदूरी निर्धारण के ये सिद्धांत मिल के पहले परंपरावादी विचारक भी दे चुके हैं, परंतु जीएस मिल ने इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इसी कारण मजदूरी कोष सिद्धांत में मिल का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम अगला बिंदु लेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। जीएस मिल ने रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की और अधिक स्पष्ट रूप में वस्तुओं की मांग और पूर्ति के आधार पर की। उन्होंने पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत प्रतिपादित किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ को भी स्पष्ट किया। मिल कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि व्यापार द्वारा विभिन्न राष्ट्र ऐसी वस्तुओं को भी सस्ते दामों पर प्राप्त करने में
सफल हो जाते हैं जिनका उत्पादन या तो वे कर ही नहीं सकते अथवा जिनके उत्पादन में उन्हें घाटा होता है। रिकार्डो तथा उनके साथियों ने केवल व्यापार को जन्म देने वाली परिस्थितियों का ही वर्णन किया था। उन्होंने केवल इतना ही बताया कि वस्तुओं का विनिमय किन सीमाओं के अंदर होगा, किंतु इन सीमाओं के भीतर किस विशेष बिंदु पर विनिमय दर तय होगी, इसका उत्तर वे नहीं दे पाए थे। मिल के विचार में वस्तुओं की विनिमय दर किस प्रकार निश्चित होगी, इसका स्पष्टीकरण तुलनात्मक लागत सिद्धांत द्वारा नहीं हो सकता। अतः मिल कहते हैं कि यह दर पारस्परिक मांग द्वारा प्रभावित होती है, जिसे मिल ने अंतर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण की संज्ञा दी है। मिल के अनुसार व्यापार की दोनों वस्तुओं की विनिमय दर दोनों देशों में मांग के प्रभाव द्वारा इस प्रकार संयोजित होती है कि प्रत्येक देश के आयात उसके निर्यात को बिल्कुल चुका देंगे। मिल ने प्रदर्शित किया कि जिस बिंदु पर निर्यातों का कुल मूल्य आयातों के मूल्य के बराबर हो जाता है, वहीं पर साम्य स्थापित हो जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण कहा जाता है। अब हम अगला बिंदु लेंगे, लगान सिद्धांत। मिल ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भी समर्थन किया और बताया कि आर्थिक लगान अधिक उपजाऊ और कम उपजाऊ भूमि के अंतर को कहते हैं। रिकार्डो ने अपने इस सिद्धांत को इन शब्दों में प्रतिपादित किया। वो कहते हैं कि जब तक किसी देश की कोई भी भूमि जो कृषि योग्य है, किसी कानूनी परेशानी या अन्य किसी बाधा के कारण उस पर कृषि नहीं रोकी जाती, तो जोती नहीं जाती, तो सबसे खराब भूमि से जिस पर कृषि की जा रही है कोई लगान प्राप्त नहीं होता। रिकार्डो कहते हैं कि यह नियम कृषि व कुछ निर्माण उद्योगों में लागू होता है, किंतु मिल के विचार में लगान व्यक्तिगत योग्यता व व्यापारिक कुशलता के कारण भी उत्पन्न होता है। वो कहते हैं कि एक कुशल व योग्य उत्पादक को कम कुशल तथा कम योग्य उत्पादक की अपेक्षा जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, वह लगान की प्रकृति का ही होता है। इस प्रकार मिल ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को स्वीकार किया और उसमें व्यक्तिगत योग्यता को भी शामिल करके इसको और अधिक विस्तृत बना दिया। नेक्स्ट बिंदु हम लेंगे, लाभ का सिद्धांत। मिल ने लाभ को ब्याज से अलग नहीं किया, किंतु उन्होंने इस बात को माना कि साधारणतः लाभ की दर ब्याज की दर से अधिक होती है। मिल ने लाभ को पूंजी के विनियोग के कारण प्राप्त होने वाली शुद्ध आय माना है। यह पूंजीपतियों को मिलने वाला अतिरेक है, जिसमें जोखिम, निपुणता व उपभोग स्थगन आदि का पुरस्कार भी शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, पूंजी का अर्थ तथा महत्व। मिल ने भूमि और श्रम की अतिरिक्त पूंजी को उत्पादन का तीसरा साधन माना। पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए मिल ने कहा कि सिवाय प्रारंभिक छोटे उद्योगों के अन्य कोई उद्योग या उत्पादन इसके बिना नहीं किया जा सकता।
पूंजी या धन की परिभाषा देते हुए उन्होंने 4 बातें बताई हैं। पहली, उद्योग पूंजी द्वारा सीमित होता है, अर्थात पूंजी की प्रत्येक इकाई की वृद्धि से उद्योग की उन्नति होती है। दूसरा, पूंजी बचत का परिणाम है। यह बचत वर्तमान उपभोग स्थगन द्वारा संभव होती है। तीसरा, पूंजी या बचत उत्पादक उपयोग के लिए की जाती है। और चौथा, पूंजी केवल वह धनराशि है जो उत्पादक श्रम को सहायता प्रदान करती है। अर्थात मिल क्या कहते हैं कि श्रम की अतिरिक्त पूंजी को उत्पादन का तीसरा साधन माना जाए, और उन्होंने पूंजी के महत्व को स्पष्ट करते हुए इसके 4 बिंदु बताए हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। स्मिथ की तरह जे.एस. मिल ने भी श्रम विभाजन के लाभ और हानि दोनों पे प्रकाश डाला है। श्रम विभाजन की प्रशंसा करते हुए वो लिखते हैं कि एक ही काम के विभिन्न भागों को पूरा करने के लिए शारीरिक शक्ति और बुद्धि की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता होती है, और वे लोग जो सबसे अधिक कठिन काम करने की बुद्धि तथा सरल काम करने के लिए शारीरिक शक्ति रखते हैं, ऐसे कामों द्वारा अधिक लाभकारी तथा उपयोगी बना दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, और जब प्रत्येक प्रक्रिया में निपुणता तथा शक्ति की उतनी ही मात्रा लगाई जाती है जितनी की आवश्यक हो तथा उससे अधिक नहीं, तो उत्पादन सर्वाधिक कुशल होता है। अर्थात जिस कार्य में जितनी योग्यता और जितनी शारीरिक शक्ति लगे उतना ही आवश्यक है, और उसी से उत्पादन सर्वाधिक होता है। और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम। स्मिथ की भांति मिल ने भी श्रम को 2 भागों में बांटा है, उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम। मिल ने कहा कि उत्पादक श्रम वह श्रम है जो धन या भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अनुत्पादक श्रम में मिल ने उन मनुष्यों के कार्यों को शामिल किया जो धन का उत्पादन नहीं करते बल्कि भौतिक वस्तुओं का उपभोग करके समाज को निर्धन बना देता है। इस दृष्टि से सेवाओं का सृजन करने वाले सभी व्यक्ति अनुत्पादक माने गए हैं। तो उपरोक्त जो भी हमने बिंदु पढ़े उनसे यह स्पष्ट होता है कि मिल ने परंपरावादी सिद्धांतों का सिर्फ एक कथन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें संशोधित करके उनमें सुधार करके उन्हें और अधिक व्यापक बनाने की कोशिश भी की है। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया जे.एस. मिल के जो आर्थिक विचार है उनको हमने 3 भागों में बांटा था, और हमने ये जो सारे बिंदुओं का अध्ययन किया है ये सभी बिंदु इस बात के लिए थे कि जे.एस. मिल परंपरावादी शाखा के पूर्ण अनुयायी थे। उन्होंने इन सभी बिंदुओं को एज सच नहीं लिया बल्कि इनमें कुछ सुधार भी किया। आगे वाले जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें हम जो 2 और विचार हैं, परंपरावादी शाखा से मतभेद और आदर्श समाजवादी विचार, उनका अध्ययन करेंगे।